हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं किसी भी इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। यानी ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा कैसे किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलित करते हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से या ऑक्सीकरण संख्या की मदद से किसी असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। देखिए भैया, बहुत आसान है। इससे पहले वाले मैंने सेशन में आपको बता दिया है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के सामान्य नियम जो है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप हमारे लिंक पर जाकर के, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको वहाँ पे जाकर के उस लॉ के बारे में सीख सकते हैं। और आज हम सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। देखिए, बहुत आसान लॉ है, केवल इन लॉ का हम ध्यान में रखते हुए आसानी से ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित करेंगे। चलिए भैया, देखते हैं नियम क्या है। पहला रूल कहता है कि जो भी आपको असंतुलित समीकरण दिया गया होगा उसमें प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसके ऊपर लिखते हैं। मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बता दिया है। सामान्य नियम के द्वारा भी काफी कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी, और जो नहीं मिलेगी वो आप ऑक्सीकरण संख्या निकालने की विधि से मैंने बताया है, वहां से आप सीख सकते हैं। पहले प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, बिल्कुल। दूसरे रूल में ये लिखा गया है जो भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है उनसे हम दो अर्ध समीकरण बनाएंगे, और अर्ध समीकरण बनाएंगे और केवल उसी की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है, और जस्ट उसे उस तत्व के ऊपर लिखते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। पहले में लिखा गया है तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे प्रत्येक तत्व की। दूसरे में हम देखेंगे कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है, उसकी मदद से दो अर्ध समीकरण बनाएंगे, और उस अर्ध समीकरण में केवल उसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल। आगे तीसरे में कहा गया है अब ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है तो कितने यूनिट का परिवर्तन हो रहा है। यानी दो है, पहले दो थी ऑक्सीकरण संख्या, अब चलकर एक हो गई, तो या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। दो थी, एक हो गई तो कमी हो गई, तो कितने यूनिट की कमी हो गई उसके बगल में ही हम नोट कर देंगे। सपोज दैट यहाँ पे लिखा है तो इसके बगल में जितने भी यूनिट की कमी हो रही है या जितने भी यूनिट की वृद्धि हो रही है उसे नोट कर लेंगे। आगे अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे, भैया आपको बताने वाले हैं। अभी हम केवल एक फार्मूले को समझ रहे हैं, और यहाँ समझने के बाद बड़ी ही आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी जितने भी ऑक्सीकरण संख्या की में यूनिट में कमी या वृद्धि हो रही है पार्श्व में लिख लेंगे, बगल में लिख लेंगे। चौथे रूल में ये कहता है कमी और वृद्धि को बराबर करने के लिए उचित संख्याओं से गुणा कर देते हैं। अब उचित संख्या क्या होगी, जितने की कमी इसमें हो रही है और जितने की कमी ऊपर वाले, यानी दो अर्ध समीकरण बनाते हैं, दोनों अर्ध समीकरण में जितने यूनिट की कमी या वृद्धि हो रही है उसका हम उचित संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद गुणा करके जोड़ लेंगे। जो भी आपका अभी एग्जाम्पल हम देखेंगे कैसे वहां पे हम गुणा करके जोड़ रहे हैं, गुणा करके जोड़ लेंगे। और लास्ट रूल कहता है कि छूटे हुए अणुओं को भी संगत पक्ष में लिख करके जो आपका अर्ध समीकरण के अलावा जोड़कर लिखने के बाद जो छूटा हुआ अणु है उसको संगत पक्ष में, अगर इधर वाला है तो इसको इस पक्ष में, इधर वाला है तो इसको इस पक्ष में नोट कर लेंगे। छूटे हुए अणुओं को संगत पक्ष में लिखकर परमाणुओं को बैलेंस करेंगे। यानी कि फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में उसे परमाणु की दृष्टि से संतुलित करेंगे, और कैसे संतुलित करेंगे इसके बारे में हम एग्जाम्पल से बेहतर रूप से सीख लेंगे। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, केवल 5 स्टेप का फार्मूला है। इसी 5 स्टेप के फार्मूले को आप सीख लेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। हम जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को कर लेते थे, बिल्कुल सेम इसी को फॉलो करते हुए लास्ट में हम
इस विधि का भी उपयोग देख लेंगे। देखिए भैया, ये एग्जाम्पल लिख रखा है हमने। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है KMnO4 प्लस 5FeSO4 प्लस H2SO4। ये सारे रिएक्शन करके MnSO4 प्लस FeSO4 प्लस 5K2SO4 प्लस 2H2O बना रहे हैं। अब इसको कहा गया है ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा असंतुलित समीकरण को संतुलित कीजिए। अब संतुलित कैसे करेंगे, हम फार्मूले पर जाएंगे। सीधा हमने जो फार्मूला बता रखा है उसी फार्मूले को ध्यान में रखेंगे। फार्मूले में पहले हमने क्या बताया है, जो भी रिएक्शन दे रखा है उस पर प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या नोट कर लेंगे। आइए तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण संख्या ही नोट करते हैं। देखिए, हमेशा ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 लिखा, पोटेशियम का +1 होता है +1 लिखा। अब 4 दूनी 8 हो गया, 1 हो गया। अब 4 दूनी 8, 1 घट गया तो 7 बचा, यानी +7 यहाँ होगा मैग्नीज का। यहाँ पर हमने लिख लिया। हाइड्रोजन का हमेशा +1 होता है, सब ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है। तो 4 दूनी 8, 2 1 के 2, यानी +6 बच गया आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है और यहाँ पर +2 होता है, +2, यानी कि 4 दूनी 8, यानी सल्फर का हमेशा यहाँ पर +6 आ गया। दूसरे में हमेशा पोटेशियम पर +1 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 4 दूनी 8, 2 1 2, यानी +6 आ गया सल्फर का। आगे यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 होता है माइनस, मैग्नीज का +2 होता है, यानी कि 4 दूनी 8, यानी +6 आया यहाँ पर। और यहाँ पे ध्यान देंगे, -2 होता है ऑक्सीजन पे, तो -2 होता है, और यहाँ पर +3 हो रहा है, +3 चार्ज, +3 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का 4 3 12 दूनी 24 माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पर अगर 6 होता है, 6 त्रिक 18 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर +6 चार्ज हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। फिर से देख लेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का हो रहा है 4 दूनी 8, -2 होता है तो 4 दूनी 8, 8 का 3 गुना होगा, 8 त्रिक 24 होगा, माइनस अगर 24 है तो प्लस भी 24 होना चाहिए। तो सल्फर का 3 है, इसका मतलब 6 अगर होता है तो 6 त्रिक 18 हो गया, 18 और या फिर यानी 2, ये हो गया आपका 24 हो गया। तो यहाँ पर हमेशा -1 होता है, यहाँ पर +1, ये हो गया क्लियर। अब हमने कहा था कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है उसके दो और समीकरण बना लेंगे। दो और समीकरण कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर Mn+7 दिख रहा है, यहाँ पर +2, यानी कि पहले तो यही अंतर आ गया, KMnO4, यहाँ पर +7 लिखेंगे और आफ्टर रिएक्शन MnSO4 माइनस, ये हो गया। और दूसरा समीकरण क्या बनेगा, Fe में देखिए वहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है, यानी कि FeSO4, Fe यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर Fe2SO4 का होल थ्राइज, यानी यहाँ पर +3 है। हमने कहा था कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होगा केवल उसी को लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, कितने यूनिट की यहाँ पर कमी या वृद्धि हो रही है, यहाँ पर देखिए 7 है, इसका यहाँ पर 2, इसका मतलब यहाँ पर कमी कितनी हो रही है, +5 यूनिट की कमी हो रही है, यूनिट की कमी हो रही है, ये लिखेंगे। हमने पहले लिखाया था ये चीज, यूनिट कमी दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 3, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है, 1 यूनिट वृद्धि हो रही है, ये लिख देंगे। ठीक है। अब हमने क्या कहा था, उचित संख्याओं से अगले स्टेप में ध्यान देंगे तो उचित संख्याओं से गुणा कर लेंगे। उचित संख्याओं से गुणा का मतलब यहाँ पर 1 यूनिट, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें 5 यूनिट की कमी मतलब इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर लेंगे। और फिर हमने क्या कहा था, जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पर KMnO4 प्लस यहाँ 5FeSO4, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, MnSO4
और यहाँ पर +5 Fe2SO4 थ्राइज, दोनों लिख लिया। बचा क्या यहाँ पे बचा है K2SO4, तो लिख लेंगे K2SO4। और क्या बचा है, H2O बचा है, तो लिख लेंगे H2O। और इस इधर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर H2SO4 बचा हुआ, तो लिखेंगे H2SO4। यहाँ तक का स्टेप हमने क्लियर कर लिया। उचित संख्याओं से गुणा करके जोड़ लिया, और जो बचे हुए थे संगत अणु उनको उसी संगत पक्ष में लिख दिया। अब हमने लास्ट स्टेप में कहा था कि परमाणुओं की दृष्टि से संतुलित कर लेंगे, और परमाणुओं की दृष्टि से संतुलित कर लेंगे तो जो हमारे पास आएगा समीकरण वही बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर K2, पहले हम इयोनिक वर्ड को देखते हैं जो अलग है। यहाँ पर पोटेशियम 2 है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अगर पोटेशियम 2 हो गया तो पोटेशियम 2, लेकिन सल्फर का अमाउंट यहाँ पे 5 है, 5 है, यहाँ पर बढ़ गया कितना, यहाँ पर आपका सल्फर होगा 3×5 = 15 हो जाएगा, 15×1 = 16, 17 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना हो रहा है, 5×1 = 6 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इम्बैलेंस है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा अगर करेंगे तब क्या होगा, 5 दूना 10, यानी सल्फर 10 हो गया। और यहाँ पर भी डिसबैलेंस होगा। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन है, सारी संख्याएं गड़बड़ होंगी। एक काम करेंगे, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन बढ़ाते हैं 16 होने के लिए क्या करेंगे, 8 से करेंगे, 8 करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन हम 16 करेंगे। ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे, अब यहाँ पर हम बैलेंस करते हैं। K2 की बात क्लियर हो गई। Mn 2 है तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, Mn भी 2 कर दिया। अब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है। ऑक्सीजन देखते हैं कितना है, तो 8 चौक 32, 32 4 दूनी 8, 40, 40 और 10 चौक 40, 80 हो रहा है। इधर कितना होगा, इधर 4 दूनी 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 4 20 हो गया, 20। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो, 4 3 12, 12 5 60, हाँ 20 और 60, 80 हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सल्फर की बात करते हैं, 8 सल्फर है, यहाँ पर 8 5 10 8 18 सल्फर हो रहा है। यहाँ पर कितना सल्फर हो रहा है, 5 3 15, 15 1 16, 16 2 18, ये भी हो गया क्लियर। आयरन की बात कर लेते हैं, आयरन यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी आयरन 5 दूनी 10 हो गया। यानी कि आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया। ऑक्सीजन की संख्या, सल्फर की संख्या और पोटेशियम की संख्या, मैग्नीज की संख्या। तो सारे परमाणु अगर बराबर हो गए तो हमारा यही क्या हो गया, यही अभीष्ट संतुलित समीकरण है। इस तरह से हमें जो समीकरण मिलता है, समीकरण हमें संतुलित मिलता है। आप इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित समीकरण को कैसे संतुलित करना है आप सीख गए होंगे। एक और हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कैसे संतुलित करेंगे। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन अब आप 2-4 प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो आई थिंक आपको बहुत आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा। ऐसे सवाल अगर आते हैं तो आप कई बार 2-4 सवाल तो जरूर लगाइए, और लगाएंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। क्योंकि सबसे मुख्य बात है ऑक्सीकरण संख्या पता करना, परिवर्तन पता करना। परिवर्तन पता कर गया तो अर्ध समीकरण बना लेंगे, और अर्ध समीकरण बना लेंगे। थोड़ा सा समस्या आती है परमाणुओं को बराबर करने में, तो ये तो बहुत ही आसान है। एक तरफ पढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, कोई बात नहीं, फिर से मैनेज करेंगे। आप इस तरह से मैनेज करके परमाणुओं की संख्या को काउंट करके आसानी से कर लेंगे। चलिए भैया एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने भैया दूसरा एग्जाम्पल ले रखा है, और इस दूसरे एग्जाम्पल को हम ऑक्सीडेशन मेथड से कैसे संतुलित करते हैं। देखिए भैया, पहले फार्मूले को अप्लाई करेंगे। पहले हम सबके ऊपर क्या लिखेंगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो सबको लिखेंगे भैया, ऑक्सीजन की 2 होती है, पोटेशियम की 1 होती है, तो 3 दूनी 6 1, यानी कि नाइट्रोजन की यहाँ पर 5 आएगी। और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का 2 होगा, आयरन का जनरली +2 होता है, तो 4 दूनी 8, यानी सल्फर का +6 आ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 होता है, सल्फर का, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो सल्फर का क्या होगा, +6 आ जाएगा। क्लियर हो गया। सबकी एटॉमिक नंबर हम लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, +3 होगा, और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 माइनस है तो 24 प्लस भी होना चाहिए, तो 3 दूनी 6,
3 दूनी 6 हो गया, 6 का मतलब हो गया यहाँ पर 18 आना चाहिए, तो 6 त्रिक 18 प्लस 6 हो जाएगा सल्फर का। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाइट्रोजन का यहाँ पर हो जाएगा +2। क्लियर, +2 हो गया। हाइड्रोजन का हमेशा +1 होता है, यहाँ पर -2 होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ऑक्सीजन का -2 होगा, पोटेशियम का प्लस होगा, तो सल्फर का हमेशा +6 हो जाएगा। ये हमने सबकी ऑक्सीकरण संख्या नोट कर ली है। अब अगर हमें ऑक्सीकरण संख्या पता चल गई तो हम ये देख लेंगे कि किसमें डिफरेंस आ रहा है। जिसमें डिफरेंस दिख रहा होगा उसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं भैया, यहाँ पर देखिए पोटेशियम पे तो हर जगह देखेंगे तो वही आएगा, +1 ही आ रहा है। नाइट्रोजन पर देखते हैं तो नाइट्रोजन पे यहाँ पर +5 है और यहाँ पर नाइट्रोजन +2 है, यानी कि डिफरेंस तो पहला मिल गया, तो हाफ इक्वेशन बना लेंगे, अर्ध समीकरण बना लेंगे और जिसमें डिफरेंस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे। और बन क्या रहा है भैया, ये बन रहा है आपका NO और यहाँ पर नाइट्रोजन का 2 हो रहा है, नोट कर लिया। दूसरा कहाँ अंतर हो रहा है, Fe का +2 है, यहाँ पर Fe यानी यही अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे, Fe +2 SO4 और ये बन रहा है क्या, Fe2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो यही दो हमें अर्ध समीकरण बनाने होते हैं। तो हमने 2 अर्ध समीकरण बना लिया। अब क्या करेंगे, बिल्कुल हम प्रति यूनिट कमी या वृद्धि देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 था तो 2 हो गया, यानी कि 3 की कमी आ गई। कितनी की आई, 3 यूनिट की कमी, 3 यूनिट प्रति अणु कमी, प्रति अणु कमी दिख रही है, तो पार्श्व में लिख देंगे, ये मैंने आपको बता रखा है। दूसरे में वृद्धि हो रही है, तो कितनी वृद्धि हो रही है, 1 यूनिट की, 1 यूनिट प्रति अणु क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो इसे हम साइड में लिख देंगे, मैंने आपको फार्मूले में बता रखा है, यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमने कहा था कि संख्याओं को बराबर करने के लिए, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, उचित संख्या से गुणा करते हैं। तो उचित संख्या से गुणा क्या होगा, यहाँ पर 3 यूनिट की, यानी 3 इसमें गुणा कर देंगे और एक उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, एक इसमें कर देंगे, तो बराबर हो गई बात। अब बराबर हो गई तो हम इसी को क्या करेंगे, जोड़कर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आएगा KNO3 और प्लस इसको करेंगे तो 3FeSO4 आएगा। और फिर क्या होगा भैया, यहाँ पे आया आपका 1 से गुणा है तो NO आएगा और प्लस क्या आएगा, यहाँ पर 3 से गुणा है तो 3Fe2SO4 थ्राइस। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इतनी बात अगर हमें पता चल गई तो हम क्या करेंगे, हमने कहा था कि बाकी बाद में जो भी संगत पक्ष में अणु बचे हैं उनको उसी पक्ष में लिख लेंगे, उसी संगत पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा था, KNO3 तो लिखा है, या फिर H2SO4 बचा हुआ है, तो लिख लेंगे H2SO4। और यहाँ क्या बचा हुआ था भैया, NO FeSO4 आया हुआ है, तो बचा क्या है, K2SO4 प्लस H2O, K2SO4 प्लस H2O। ये बात क्लियर हो गई। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई तो हम एक स्टेप और बढ़ते हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हमारा बचा हुआ जिसमें हम क्या करते थे, परमाणुओं के दृश्य संतुलित करते थे। तो कैसे बैलेंस करेंगे, अब हम यहाँ देखेंगे भैया, मेन पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर हमें क्या अंतर दिख रहा है, सबसे पहले तो हमें पोटेशियम का अंतर दिख रहा है, तो भैया इसमें 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। 2 कर लिया। चलिए अगर 2 कर लिया तो बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे यहाँ पर आयरन आपका 6 हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब क्या अंतर देखना है हमें, सल्फर कितना है, 3 3 3 का 9, 9 1 10, 10 सल्फर है। इधर कितने सल्फर हो रहे हैं, यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 1 7 हो रहा है, 7 हो रहा है, यानी कि कितने कम पड़ रहे हैं भाई, हमारे पास 3 कम पड़ रहे हैं भाई, 3 कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब अगर हम क्या कर दें, 6 1 7, यानी कि हम अगर 4 से गुणा कर दें इसमें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 10 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 2 कर देंगे तब क्या होगा भाई, यहाँ पे कम कर दें, क्या यहाँ पे 4 करेंगे तो यहाँ पर यानी 4 कर दें एक बार। अब देखते हैं हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हो गया। अब देखते हैं 4 ये हो गया, 4 3 12 बात है 36, 36 4 40, 40 4 44, 44 2 46 हो गया। और यहाँ पर 4 6 चौक 24, 24 3 दूनी 6 36 हो गया, 4 चौक 16,
40 46 ये हो गया आपका, यानी कि यहाँ पर भी हो गया। अब मुझे लगता है आयरन भी क्लियर हो गया, सल्फर भी क्लियर हो गया होगा। 6 6 4 10 हो गया। और यहाँ पर सल्फर कितना हो रहा है, 3 त्रिका 9 1 10 हो गया। इस तरह से परमाणुओं की दृष्टि से भी ये संतुलित हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यही आपको परमाणुओं की दृष्टि से संतुलित करने में आपको थोड़ा सा समस्या हो सकती है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो कई बार करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें अगर सिंपल है, ज़्यादा रिएक्शन लंबा नहीं है तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको और अच्छे से समझना है तो कई बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और अगर आपको प्रॉब्लम फेल होती है तो बताएंगे हम 2-4 इसका ऑक्सीकरण संख्या भी द्वारा संतुलित करने का और एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन में हम नया कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेहनत से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें। थैंक यू।